आता है हमारा सक्रिय द्रव्यमान का नियम या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन। और ध्यान रखना ये गुलबर्ग और बागे ने दिया है। किसने? गुलबर्ग और बागे ने दिया है। अब इसमें देखिए एक मान लीजिए कोई हमारी रिएक्शन हो रही है जी, एक रिएक्शन मान लो ए से बी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, मतलब रेट, ये जो रिएक्शन का जो रेट होगा ये प्रोपोर्शनल होगा इसके रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। ठीक है ना, इसकी सांद्रता के। एक्टिव मास मतलब, एक्टिव मास का मतलब क्या होता है? सांद्रता, सांद्रता या कंसंट्रेशन, एक्टिव मास को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है गुलबर्ग और बागे, क्या कह रहे हैं अपने इस नियम में कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो उसके एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कोई हमारे पास इक्वेशन है, मान लो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये हमारे पास कैसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है। तो इसमें दो रिएक्शंस है ना, एक तो फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक बैकवर्ड रिएक्शन है। ध्यान रखना। तो दोनों रिएक्शंस के लिए अगर हम रेट निकालें, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालें और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालें, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? फॉरवर्ड वाला ये N2 की कंसंट्रेशन के और H2 की कंसंट्रेशन के होल थ्राइज। ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो ऊपर जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से RB क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए? ये NH3 जो है इसका होल ट्वाइस। तो इस तरीके से हम RB और RF दो चीज़ों को क्या करते हैं, हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो RB/RF कर सकते हैं। RB/RF मतलब अच्छा, ये तो हो गई हमारी, क्या कहते हैं, ये तो हमारा हो गया एक्टिव मास से नियम निकला। अब यही चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से हम KF लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट लगा देंगे अगर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है हमने तो। ठीक है ना। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम हमेशा कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस तरीके से RB हमारा KB × NH3 का होल ट्वाइस इस तरीके से हो जाएगा। अब RB मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है? एक इक्विलिब्रियम में क्या होती है? बराबर होती है। तो जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों साइड्स भी बराबर, तो KF N2H2 का होल थ्राइस = KB NH3 का होल ट्वाइस। अब अगर KF/KB करें तो KF/KB जो है इसको एक नया नाम दिया गया है KC, और KC = हो रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए, NH3 का होल ट्वाइस अपॉन N2 प्लस अपॉन ये H2 का होल थ्राइस। तो ये हमारा डब्बा बंद, और ये हुई हमारी क्या? KC की वैल्यू। ये KC क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कंसंट्रेशन। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन से निकल के KC की वैल्यू आई। अब KC क्या है? इक्विलिब्रियम एक कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो हमें डायरेक्शंस देता है किसके बारे में? रिएक्शन के नेचर के बारे में। तो ये हमने अभी यहाँ पे निकाला क्या? KC। अब आगे देखिए KC जो है इसकी कुछ KC की प्रॉपर्टीज समझिए आप, प्रॉपर्टीज समझिए। एक तो KC ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट में, मैं कह रहा हूँ एक रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है, पर यहाँ पे जो KC है अगर ये ज़्यादा है, वैल्यू इसकी ज़्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, और KC की वैल्यू कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आ रही है। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। ठीक है ना। तो KC ज़्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। कैसे? जैसे अगर KC की वैल्यू अगर 10⁻³ से अधिक हो, ठीक है ना, तो रिएक्शन क्या हो जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करती है, मतलब अप टू 100% तक चले जाती है, अप टू 100% तक चली जाती है। ठीक है ना। KC की वैल्यू अगर 1 हो तो तब क्या होता है? रिएक्शन क्या होती है? 50% कंप्लीट होती है। और KC की वैल्यू अगर <1 हो तो रिएक्शन क्या हो जाती है? <50%, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ फेवर करती है। तो KC जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड जारी होगी। मतलब अगर हम अमोनिया बनाना चाह रहे हैं और KC हाई है तो इसका मतलब रिएक्शन ज़्यादा अमोनिया यील्ड करेगी। एक बात। दूसरी बात, KC देखो अभी हमने देखा N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इस रिएक्शन को देखा हमने। अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, मतलब NH3 गिव्स N2 + 3H2, अगर हम रिएक्शन को उल्टा कर दें, रिएक्शन उल्टा कर दें जो ये KC होता था ये अब 1/KC हो जाएगा। मतलब अब नया जो KC डैश आएगा इसके लिए वो 1/KC हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना जी। ठीक है ना। अब ये एक बात भी ध्यान रखना कि KC चेंज हो जाता है। अगली बात, मान लो ये रिएक्शन का KC हमें पता है, नई रिएक्शन हमने क्या बताई? 2N2 + 3H2 3 × 2 6H2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इस वाली इक्वेशन को, गिव्स 4NH3।
ठीक है ना। तो अब जो ये Kc डैश आएगा इस वाली रिएक्शन के लिए, जो Kc डैश आएगा वो इस वाले Kc का क्या हो जाएगा, या डबल डैश मान लो, इस वाले रिएक्शन के लिए जो Kc आएगा वो इस वाले Kc का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो आपको उसकी पावर करनी पड़ेगी उतनी। अगर 3 से मल्टीप्लाई करता तो पावर 3 मतलब क्यूब निकालना पड़ता हमारा। ठीक है, अगली बात यही इसी इक्वेशन के लिए देखो, मान लो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब N2/2 इस वाली रिएक्शन को N2/2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। ठीक है ना। तो यहाँ पे Kc ट्रिपल डैश, मान लो ये वाली कोई रिएक्शन है तो इसके लिए हमारा जो पुराना Kc था उसका अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 2 से 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर 3 से डिवाइड किया होता तो क्यूब रूट हो जाता। तो ये Kc की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये ऐसे चेंज होती है, जो ये रिएक्शंस का के स्टोइचोमेट्रिक अगर चेंज होती है तो ये Kc की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। एक और बात समझिए, इसमें पेज चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए एक स्टेप है A से B में कन्वर्ट होने का, ठीक है, और एक है B से C में कन्वर्ट होने का। मान लीजिए इसका K1 है और इसका मान लो K2 है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो A से जो C कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए जो Kc होगा, उस रिएक्शन का जो Kc होगा वो K1 × K2 होगा। एक बात याद रखना, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब ये दोनों रिएक्शंस आपस में जुड़ रही हैं तो इनके Kc क्या हो रहे हैं, इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस बात को भी, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना है। एक ये बात भी मैंने बताई। एक और बात समझ लो साथ साथ, मान लीजिए A से मान लीजिए C हो रहा है, ठीक है ना, A से C हो रहा है और C से मान लीजिए B हो रहा है, ठीक है ना, A से C हो रहा है और C से B हो रहा है, ठीक है ना। और इस A से C हो रहा है और C से B, मतलब दो रिएक्शंस मान लीजिए, इसके लिए K1 है और इसके लिए K2 है, और ये दोनों रिएक्शंस अगर सब्सट्रैक्ट हो रही हैं, पहले तो अभी हमने क्या पढ़ा था, एडिशन हो रही है, एडिशन के केस में हमने मल्टीप्लाई पढ़ा था, पर अगर सब्सट्रैक्ट हो रही हैं तो तब नया Kc जो आएगा वो K1/K2, मतलब दोनों रिएक्शंस के लिए उसको क्या आ जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये Kc की वैल्यू ऐसे चेंज होती है। एक और कंडीशन मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके केस में क्या आता है, इसमें क्या है कि Kc की अब 2-4 बातें, 1-2 बातें इसके लिए समझो। एक तो Kc क्या होता है, फाइनाइट होता है, मतलब ये नोन है, एक नंबर है, ठीक है ना। तो एक तो ये फाइनाइट होता है कि Kc की वैल्यू। दूसरी बात, ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है, मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। मतलब इससे कोई मतलब नहीं रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, लेकिन Kc ऑलवेज डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। क्या करता है, टेम्परेचर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट केवल इस नाम पे बन जाते हैं कि Kc में कब अंतर आएगा। तो Kc केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये एक फाइनाइट वैल्यू होती है। इस चीज़ को भी आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये मैंने Kc के बारे में बताया। अब मान लीजिए मैंने अब दोबारा से इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और जो बन रहा है ये भी गैस है। ये किस तरीके की एक रिएक्शन है, ये एक होमोजीनियस रिएक्शन है, और अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है इसमें, ठीक है ना। एक बात तो हमें समझ में आ गई। अब ये जो गैसेस हैं, तो गैसेस की कंसंट्रेशन भी निकाली जाती है जी। गैसेस की क्या निकाली जाती है, जनरली उनका प्रेशर निकाला जाता है, ठीक है ना। और प्रेशर जो होता है PV = nRT के कारण P डिपेंड करता है किस पे, N/V ले लेंगे यहाँ से, N/V/RT, तो ये हो जाएगा CRT। C मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन मतलब उसके P के टर्म्स में निकाली जाती है। तो इस गैसेस इक्वेशन के लिए Kc ना निकाल करके क्या निकाला जाता है, Kp निकाला जाता है, Kp कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और ये हो जाता है क्या, ये उसी तरीके से होता है जैसे Kc निकाला था ना आपने, तो Kc के ही तरह होता है, बस ये RT की पावर ΔN होता है, Ng, ΔNg। इसको भी डब्बे को ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करने लायक डब्बा है। Kp Kc ही है, लेकिन RT की पावर ΔNg के साथ मल्टीप्लाई करने पे। अब देखिए ये क्या है, जैसे इस इक्वेशन को देखो, इसके राइट हैंड साइड में हमने 2 गैसेस मोल हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में 4 गैसेस मोल हैं। तो ΔNg का मतलब क्या है, ΔNg है गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट,
ठीक है ना, रिएक्टेंट, गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे तो 2 थे, -4 मतलब यहाँ पे -2 आ रहा है, डेल्टा Ng की वैल्यू -2 आ रही। अगर इस इक्वेशन के लिए पूछें Kp और Kc में क्या रिलेशन है, तो Kp Kc से RT डेल्टा -2 ये रिलेशन है, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 भी हो सकती है। ये 0 डेल्टा Ng की वैल्यू कब होगी, जब यहाँ पे गैस और यहाँ पे गैसेस मोल्स बराबर होंगे। तो डेल्टा Ng जब ऐसा होगा तो वहाँ पे Kp Kc बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर डेल्टा Ng माइनस में है तो तब उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे, Kc जो होगा Kp से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, Kc Kp से छोटा हो जाएगा। और अगर डेल्टा Ng की वैल्यू प्लस में है तो Kp Kc से छोटा हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन Kp Kc ही है, Kp एंड Kc ये दोनों एक ही चीज़ों के लिए आ रहे हैं, और दोनों जब बढ़ते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। साथ साथ दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करते। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। अब चाहो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हमने डिसोशिएट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी हमारी। अब ये दोनों तो बनी, मगर इसका जो Kp होगा, ये देखिए Kp होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या था, ये कैल्शियम, ये तो सॉलिड था, ठीक है ना, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड था, और कैल्शियम ऑक्साइड जो बना ये भी सॉलिड, लेकिन ये गैस बना। तो Kp इस बार जो हो रहा होगा, ये Kp कुछ और नहीं, बस इसके प्रेशर के बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इसके बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि ये दोनों तो गैसेस है नहीं, ये तो सॉलिड है, तो इसके लिए Kp कुछ और नहीं होगा, बस यही चीज़ हो सकती है जी, ठीक है ना। तो इसको हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम भी आपने 2 तरीके के देख लिए, पहले फिजिकल और केमिकल बताया था, अब मैंने हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बताया। पर दोनों की कंडीशन में मैंने Kp और Kc की वैल्यूज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, तो इसको तो एक तो ध्यान रखना है, ठीक है।